Assalamu alaikum everyone. This is the last video of chapter number 1 basic concepts of first year. पहले इस चैप्टर की 2 वीडियोस हो गई हैं जिसमें पास्ट पेपर्स में जितने वो आए हैं आपके थ्योरी वाले क्वेश्चंस उसको डिस्कस कर लिया हमने। अब उसमें से 2-3 क्वेश्चंस थे जो मिस हो गए वो मैंने इस वीडियो में ऐड कर लिए हैं। ये हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग ने डिस्कस करना है वो होंगे ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। तो आई एम श्योर अगर आप इसको ध्यान से समझ लेते हैं तो ये बहुत आसान हो जाएंगे आप लोग के लिए। जितने भी ये न्यूमेरिकल टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन ये पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं और ये एक्सरसाइज में भी कई क्वेश्चंस हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो हमारे इस वीडियो का है। डिफाइन मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड एंड हाउ इज इट रिलेटेड विद इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कि हमारे पास जो केमिकल जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स के हमारे पास जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं ना डिफरेंट एलिमेंट्स के उनका बताता है कि एक्चुअल कितने नंबर हैं उसमें। जैसे ये वाटर है, वाटर में ये बताएगा कि 2 हाइड्रोजन है 1 ऑक्सीजन है, ठीक है, एक्चुअल नंबर बता रहा है। बेंजीन है, इसमें C6H6 है, ठीक है। जब हम बेंजीन को ड्रा करते हैं तो हमारे पास C6H6 ही आता है कि ये 6 कार्बन है और साथ में 6 हाइड्रोजन साथ में लगे हुए हैं बेंजीन के केस में। ग्लूकोज के केस में 6 कार्बन होते हैं और हाइड्रोजन 12 होते हैं, ऑक्सीजन दोबारा 6 होते हैं इसमें। ये हो गया हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला कि सिंपल ये होता है इसमें कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसमें वो बताते हैं कि आपके पास कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये भी बताएं कि इसका रिलेशनशिप कैसा है। तो रिलेशनशिप इसका ये होता है कि अगर आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है तो उसको आपने मल्टीप्लाई करना है नंबर से और तो आपके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए, ठीक है। ये आपके पास रिलेशनशिप आता है। जैसे कि अगर आप C6H6 की बात करते हैं हम लोग तो मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका इस तरह भी अगर हमें नहीं आइडिया मॉलिक्यूलर फार्मूला का लेकिन हमें एन पता है उसका N6 होता है। एम्पिरिकल फार्मूला पता है वो C और AH होता है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा C6H6, ठीक है। तो ये देखें, अब एम्पिरिकल फार्मूला अगर पता हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया जा सकता है इस तरह मल्टीप्लाई करके। अभी हम लोगों ने देखा भी कि बेंजीन का यही मॉलिक्यूलर फार्मूला है। आगे हम इस दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और साथ में मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए, मॉलिक्यूलर फार्मूला मैं अभी बता चुकी कि जो एक्चुअल जो टोटल नंबर होता है ना एटम्स का वो बताता है, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला है ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो को बताता है, ठीक। जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि C6H6 जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन का, लेकिन जो C और H है सिर्फ सिर्फ C और सिर्फ H जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। सिंपल किया हुआ है ना, अगर ये देखें C6 और H6 हो इसका तो 6 और 6 की रेशो बनती है, इसको सिंपल करें तो 1:1 बनता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि सिंपलेस्ट, देखें इससे ज़्यादा सिंपल ये नहीं हो सकता। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो जो होता है वो शो करता है एम्पिरिकल फार्मूला। ये वही बात के डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया इनका। सेकंड देखें, सेकंड इनका एम्पिरिकल फार्मूला इज़ यूज फॉर ऑल कंपाउंड, जितने कंपाउंड्स होते हैं उन सबके लिए यूज़ हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है ये सिर्फ मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए यूज़ होता है, ठीक। आगे एग्जांपल्स हैं इसकी, एग्जांपल्स ग्लूकोज की है। तो ग्लूकोज के केस में पहले फार्मूला देख लेते हैं इसका। मॉलिक्यूलर C6H12O6 होता है, मतलब ये कि अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ तो 6 12 और 6 की रेशो है। अब देखें 6 का 1:2:1। लेकिन अब इससे फर्दर ये सिंपल नहीं हो सकता। तो हमने अभी देखा है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बताता है। तो 1:1 को अगर देखा तो ये कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सीक्वेंस हमने लिखा तो ये C1 होगा, H2 है तो H2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 है तो O। तो इसका देखें हमारे पास ये वाला एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा। ये वाटर इसका हो गया। ग्लूकोज का वाटर का लिखा हुआ है, वाटर का सेम होगा दोनों में, क्योंकि अगर हम वाटर की वो देखें रेशो देखें और वैसे इसका फॉर्मूला देखें तो वो H2O है तो 2:1 बनता है। तो इससे ज़्यादा सिंपल नहीं ये हो सकती रेशो। तो इसका दोनों का सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी इसका यही है और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नहीं है वैसे ये, इसको मैंने पहले पुट कर लिया कि एक दफ़ा न्यूमेरिकल से एक साइड पे ही कर लें। अच्छा, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्चुअल यील्ड एंड थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड ऐसा होता है, यील्ड एक्चुअली ये होता है कि प्रोडक्ट कितना बना आपके रिएक्शन में। तो जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है वो हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से देखते हैं, ठीक है। एक केमिकल इक्वेशन लिखिए बैलेंस्ड, उस दर से हम लोग फाइंड आउट करते हैं चाहिए कितना यील्ड देगा। जो एक्चुअल है वो मतलब ये कि एक्चुअली आप रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक्चुअली रिएक्शन परफॉर्म करते हैं तो फिर जो हमारे पास होता है ना प्रोडक्ट आता है वो एक्चुअल यील्ड होता है। इसको हम जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है इसको एक्सपेक्टेड यील्ड भी कहते हैं, कैलकुलेटेड यील्ड भी कहते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट किया जाता है। जो एक्चुअल
जो एक्चुअल यील्ड है वो उसको एक्सपेरिमेंटल यील्ड बोलें, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के थ्रू किया जाता है। तो हम थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे कि हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड होता है वो ऑलवेज ग्रेटर होता है देन एक्चुअल यील्ड, लेकिन जो एक्चुअल यील्ड होता है वो लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड होता है। ठीक है, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी वैसे आता है कि एक्चुअल यील्ड क्यों लेसर होता है, तो उसके कई रीजन हैं। मेरे ख्याल से पिछले वीडियोस में डिस्कस हो चुका है कि इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है या साइड रिएक्शन कोई हो रहा है, हमारे पास जो मैथडोलॉजी है वो ठीक नहीं है, जो रिएक्शंस किए जा रहे हैं उसमें कोई ये है कि सही से परफॉर्म नहीं किया जा रहा, कोई प्रोसेसेस हैं जैसे फिल्ट्रेशन है या डिस्टिलेशन वगैरह वगैरह, तो बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस इसमें। यहाँ जो आप रिएक्टेंट्स ले रहे हैं वो आपके पास इम्प्योर रिएक्टेंट्स हैं, ये रीजंस कहीं आ जाते हैं एक्चुअल यील्ड क्यों लेसर होती हैं। अच्छा, बेसिकली ये हम थर्ड पॉइंट का हो गया, हमारे पास फोर्थ का कर रहे हैं कि नो नीड टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, क्योंकि थ्योरेटिकल है ना, हमने बस इसको थ्योरेटिकली देखना है अपने उसके इक्वेशन से, तो इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती इस यील्ड के लिए। लेकिन जब हम लोग ने एक्चुअल यील्ड देखना है तो हमें परफॉर्म करना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन शुरू हुए हैं कि मैथ्स इन ग्राम्स ऑफ 2.74 मोल्स ऑफ KMnO4। अच्छा, कहते हैं मोल्स इसमें दे दिए आपको और कहते हैं कि मैथ्स को फाइंड आउट करना है। गिवन डेटा हमें दिया जी, आप इस तरह करके लिखेंगे। रिक्वायर्ड क्या है कि मैथ्स फाइंड आउट करना है, आप सोल्यूशन। अब इसके केस में देखें, अगर हम पिछला रिकॉल करें तो हमने लास्ट टाइम बात की थी कि नंबर ऑफ़ मोल्स फाइंड आउट करते हैं मैथ्स ओवर मोलर मैथ्स से। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें उन्होंने क्या हमें दे दिया, उन्होंने ये एन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ये एन दिया हुआ है, और मोलर मास तो पता होगा हमें, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे KMnO4 का, और जो मैस है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हम ऑटोमेटिकली सीधा से नज़र आ रहा है कि ये तीन चीज़ें हैं, तो मोलर मास को इधर ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला सेम है नंबर ऑफ मोल्स वाला। तो इसमें देखिए हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो मैस और फॉर्मूला मैस होगा, किसका, KMnO4 का। फार्मूला मैथ्स जो है हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि फार्मूला मैथ्स क्या होता है। फार्मूला मैथ्स को फाइंड आउट करने के लिए इसके मैसेज को हमें ऐड अप करना पड़ेगा। जैसे पोटासियम का 39 है, Mn जो मैंगनीज है 55 है, और ऑक्सीजन 4 है, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करके टोटल 64 लिखा हुआ है। ठीक है, इन सबको ऐड करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला मैथ्स आ गया। अब फार्मूला मैथ्स भी हो गया और हमारे पास इसका नंबर ऑफ मोल्स भी हैं, तो मैथ्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये देखें मैथ्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फार्मूला मैथ्स को और नंबर ऑफ मोल्स को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा ग्राम में, मैथ्स ऑफ KMnO4। ये हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 19, मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 0.822 ग्राम C2H4Cl2। अच्छा, अब इसके केस में भी देखें, हम लोगों को जो दिया गया है वो मैस दिया गया है, ठीक, और मोल्स क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। तो फॉर्मूला बिल्कुल सेम लगेगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है कि नंबर ऑफ मोल्स मैस ओवर मोलर मैस। ठीक, इसमें मोलर मैस पता हो हमें और इसका मैस पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे आसानी से। तो बेसिकली मैस मोलर मैस है वो आप लोगों को फाइंड करना पड़ेगा। C2H4Cl2 है, इन सब का रखेंगे, कार्बन का 12 होता है, 2 है तो वो इकट्ठा ही 24 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई करके H4 है, एक हाइड्रोजन का होता है तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 हाइड्रोजन तो 4 लिख देंगे। Cl2 जो है ना, वो Cl2 कैसे आया, एक जो Cl होता है वो 35.5 होता है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास 71 आएगा। इन सबको ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका 99 ग्राम पर मोल। अब सिंपल वैल्यूज पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स एंड मैस और मोलर मैस है, तो ये मैस या और ये मोलर मैस किया, ये हमारे पास इतने मोल्स आ गए। लेकिन यहाँ पे जो एक चेंज है वो ये है कि हमारे पास उन्होंने इस पूरे का मोल्स तो पूछे ही नहीं, उन्होंने सिंपल Cl के पूछे हुए हैं। तो जब उन्होंने Cl के पूछे हुए हैं तो हमें पहले हमें Cl के ही बताने हैं। लाइक देखें, हमें टोटल आ गया, ये जो वैल्यू आई है ना ये वाली, ये इस टोटल के है कि इतने ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो इसमें देखिए Cl कितने हैं, Cl2 है। इसका मतलब ये होगा कि अगर ये 1 मोल है ना ये वाला, तो उसमें से कितने मोल्स निकलेंगे Cl के, 2 मोल्स निकलेंगे। ठीक है, क्योंकि हर मॉलिक्यूल में से 2 क्लोरीन वहाँ से निकलेंगे। तो जब हमारे पास 1 मोल ये हैं तो 2 मोल्स देते हैं, ये क्लोरीन एटम देता है। 1 मोल ऑफ C2H4 Cl2 कंटेन्स मोल्स ऑफ Cl एटम, कितने, 2 मोल्स। तो फिर अगर 1 मोल इतने देता है तो 0.0083 कितने देंगे, ये वही वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है। ये टोटल तो इतने हैं, 1 मोल तो नहीं है इसका, वैसे 0.0083 है मोल्स। तो इसको फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.0166 मोल्स। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 20, मैथ इन केजी ऑफ 2.6 मल्टीप्लाई 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ SO2। अच्छा, अभी हमने जितने क्वेश्चन किए ना पहले, उसमें सिंपल जो बात हो रही थी ना वो नंबर ऑफ मोल्स की हो रही थी। अब जब मॉलिक्यूल्स आ जाए ना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स, उसमें फार्मूला जो होता है मैं लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला फार्मूला लिखते हैं, हम बोलेंगे मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय Na, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। ठीक, अब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसके केस में देखिए क्या क्या हमें दिया, मैस इन केजी, मैस फाइंड आउट करना है, मतलब ये फाइंड आउट करना है। तो इसमें 2.6 भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, मतलब ये कि जो इस साइड पे क्वेश्चन आता है वो भी हमें दिया गया। तो मोलर मैस तो हमें पता है और Na की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये भी पता है।
तो इसको पुट करके देख लेते हैं कि सबसे पहले गिवन डाटा क्या है कि नंबर ऑफ SO2 दिए हुए हैं, कितने मालिक्यूल्स हैं, और कहा गया कि मास फाइंड आउट करें और वो भी kg में फाइंड आउट करें। तो नंबर ऑफ SO2 मालिक्यूल्स हैं, मास और मोलर मास, वही फार्मूला मल्टीप्लाई बाय एन ए जो हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं। और इसके बाद आता है इस फार्मूला में हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। तो मोलर मास फाइंड आउट कर लेते हैं SO2 का। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन ए का 16 है, 2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, टोटल करेंगे तो 64 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके केस में वैल्यूज पुट करते हैं। तो नंबर ऑफ SO2 मालिक्यूल्स जो क्वेश्चन में दिए गए हैं 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻20 है। मैस फाइंड आउट करना है तो मैस को वैसे लिख देंगे, और इसका जो मोलर मैस है ये भी हमने फाइंड आउट किया 64 है तो 64 लगाएंगे और Na पुट कर देंगे। Na की वैल्यू जो है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इधर ये Na क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, डिवाइड, इस तरह करके। अब ये देखें ये डिवाइड हो गया, इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ये। लेकिन जो ये आंसर आया ना ये ग्राम में आया, हम लोगों को क्वेश्चन में कहा kg में बताएं। तो जब हम भी किसी छोटे यूनिट को, जैसे ग्राम है, उसको हम चेंज करते हैं किसी बड़े यूनिट में, जैसे kg में चेंज करेंगे तो हम लोग डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड हमने बड़े यूनिट में करना तो 1000 के साथ डिवाइड किया है, तो 1000 के साथ डिवाइड करके तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा। ठीक है, अब ये इससे कंफ्यूज नहीं होता, ये 10⁻³ ऊपर है तो इसको हम 10⁻³ लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो अगर आंसर करेंगे तो वो -6 इधर आ जाएगा, लेकिन -6 इधर इसलिए नहीं लिखा हुआ कि इधर पहले 27.64 था, अब ये 2.7 कर दिया है, ये देखें यहाँ पे। ठीक है, तो इस वजह से ये 27 पॉइंट अब 2.7 कर दिया, इसलिए इधर -6 नहीं है, यहाँ पे -5 लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ इन ग्राम्स ऑफ 78 मल्टीप्लाई 10⁻21। अच्छा ये 78 नहीं है, ये हमारे पास है 2.78 पे मल्टीप्लाई बाय 10⁻21। आई सजेस्ट कि आप लोग वीडियो पास करें, पहले इसको सॉल्व करें खुद से ताकि आइडिया हो। न्यूमेरिकल टाइप अमूमन खुद सॉल्व करें तो ज़्यादा समझ अच्छे से आती है, तो फिर इसको नेक्स्ट देखें कि आपने ठीक किया कि नहीं किया। फार्मूलाज वही दो बार बार रिपीट होंगे जो मैंने आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का और नंबर ऑफ उसका मोल्स का बता दिया है। इसको करते हैं मैथ्स इन ग्राम्स। मैथ्स को फाइंड आउट करना है, ये वैल्यूज़ दी हुई है मॉलिक्यूल्स की, CrO2 Cl2 की बात की हुई है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ये देखें रिक्वायर्ड हमें मैथ्स है, सोल्यूशन देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगेगा। कैसे पता चले हमें कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, ये देखें। ठीक, ये 2.7 ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, जब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिया तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला पुट करेंगे, ये आएगा, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। CrO2 Cl2 को इसका करेंगे, Cr का आपको याद करना पड़ेगा, क्रोमियम है ये 52 होता है, ऑक्सीजन का वही 32 होगा, मतलब एक का 16 होगा तो दो का 32, और Cl2 का मैं पहले भी बता चुकी 71 कैसे होता है, 35.5 मल्टीप्लाई बाय 2 से करेंगे तो 71 आता है। इन सबको ऐड करेंगे 155 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये आएगा इसका। वैल्यूज पुट कर दी हम लोगों ने, ये मॉलिक्यूल्स की कर दी, ये मोलर मास की कर दी, और बाकी ये मैस को फाइंड आउट करना। तो जो चीज़ें यहाँ पे जैसे कि 155 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, 1 mole of H2SO4 should completely react with 2 moles of sodium hydroxide. How does Avogadro's number help to explain it? कहता है कि हमारे पास H2SO4 का 1 मोल हो और सोडियम हाइड्रोक्साइड का 2 मोल हो, तो तब ये दोनों हैं कम्प्लीटली रिएक्ट करते हैं। एवोगाड्रोस नंबर कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? अच्छा, सबसे पहले तो देखें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है ना, H2SO4 जो है ये हमारे पास एसिड है, और जो हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेस है। और जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है उसमें जो बेसिकली रिएक्शन होता है वो ये वाला ही होता है, H और OH का। जो H होता है ये आता है एसिड से, और जो OH है ये आता है एसिड से, और जो OH है ये आता है बेस से। तो ये हमारे पास रिएक्शन के लिए ये वाटर बनाते हैं। ठीक है, अब एक H के लिए एक ही OH चाहिए है और वाटर बन जाता है। अगर हम मोल में बात करें तो 1 मोल जो है H पॉजिटिव और 1 मोल OH नेगेटिव हो तो H2O 1 मोल प्रिपेयर हो जाएगा। अब उन्होंने जो ये सिचुएशन बताई है इसको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। H2SO4 को और सोडियम हाइड्रोक्साइड को। H2SO4 देखें इस ये डिसोसिएट होता है ना, तो ये 2H पॉजिटिव देगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर 1 मोल H2SO4 है तो वो 2 मोल H पॉजिटिव देता है। ठीक है, ये पॉजिटिव ऊपर लिखा हुआ है, ये H पॉजिटिव देता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर ये भी 1 मोल ले लें, H2SO4 भी 1 मोल लें, तो H2SO4 के 1 मोल ने तो जो OH है वो सॉरी H पॉजिटिव है वो 2 दिए, जो 2 मोल्स दिए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का अगर 1 मोल लेते हैं तो देखें ये OH जो है वो 1 मोल ही देता है।
ठीक। तो 1 मोल जो है, इसका जो 1 मोल है वो इसके 1 मोल से तो रिएक्ट कर देगा, बाकी एच पॉजिटिव का एक जो 1 मोल बच जाएगा, क्योंकि ये 2 मोल्स हैं। तो अब इस एच पॉजिटिव, लेकिन हमें क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि कम्प्लीटली रिएक्ट करता है, तो इसका मतलब है कि इसको कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसके हमें 2 मोल्स लेने पड़ेंगे, ताकि जो 2 मोल्स ऑफ OH प्रोड्यूस हों। तो जब ये भी 2 मोल्स होंगे और 2 मोल्स ही एच पॉजिटिव होंगे, तो दोनों जो है वो कम्प्लीटली रिएक्ट करेंगे। ठीक है। तो H2SO4 जो है वो हमारे पास होता है डाइबेसिक एसिड होता है। ठीक है। डाइबेसिक एसिड का मतलब होता है कि 2 प्रोटॉन देता है ये। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये मोनो एसिडिक है। मोनो एसिडिक का मतलब है कि ये OH, एक OH देगा हमारे पास। नेक्स्ट इसी को फर्दर उन्होंने यही बात जो मैंने एक्सप्लेन कर दी भी है कि 2H पॉजिटिव और 2OH जो है वो मिलेंगे तो 2H2O मिलेंगे। न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल्स ही चाहिए H पॉजिटिव के। H2SO4 के जो होते हैं तो उसके लिए हमें 2 मोल्स ऑफ OH चाहिए है। OH चाहिए। तो 2 मोल्स जो होते हैं वो कितने आयंस होंगे, 1 मोल जो होता है उसमें 6.02 होते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो 2 मोल्स हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसके भी सेम एग्जैक्टली वही हैं। ठीक है। तो आंसर भी सेम ही आ रहा है कि OH के 2 मोल्स में इतने आयंस हैं और H पॉजिटिव के 2 मोल्स में इतने हैं। तो दोनों देखें सेम है। तो दोनों सेम है, इक्वल इक्वल अमाउंट, सेम का मतलब इक्वल अमाउंट में है। तो इक्वल अमाउंट में है तो ये कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर देंगे। ठीक है। ये प्रोड्यूस आगे बताया सो कि इतने इसके आयंस हैं, इतने ही ये एच पॉजिटिव के आयंस हैं, इतने ही OH आयंस के आयंस हैं, और ये प्रोड्यूस करते हैं 12, मतलब उतना ही वाटर प्रोड्यूस करते हैं। हैंस 1 मोल ऑफ H2SO4 इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 2 मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि उन्होंने एवोगाड्रोस नंबर का कहा था, तो एवोगाड्रोस नंबर से मस्ट करना है, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में पूछा गया। तो एवोगाड्रोस नंबर का कहा है तो एवोगाड्रोस के साथ देखें, इसलिए देखें एवोगाड्रोस को किया हुआ है, नहीं तो 1 मोल और 2 मोल सिंपल उधर से भी आइडिया हो जाता था। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो है नंबर ऑफ आयंस की बात की हुई है, मतलब एवोगाड्रोस नंबर का क्या हुआ है। मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर देन दैट ऑफ कार्बन एटम। तो इसके केस में आई सजेस्ट कि जब आपने आंसर लिखना है तो आपने ये वाला आंसर लिखना है। कहीं जो है ना स्टूडेंट्स और कई बुक्स में वैसे मैंने देखा है कि वो ना आंसर वो वाला लिख देते हैं कि सिंपल लिख देते हैं कि मैग्नीशियम है, रेशो कार्बन है, ये 24 होता है, ये 12 होता है, इसकी रेशो निकालेंगे तो 1:2, तब इस तरह आएगी। तो मैग्नीशियम का क्योंकि 2 है तो 2 में, तो ये वाला नहीं करें, हम लोग सिंपल इसकी बात करेंगे जो अभी हम करने जा रहे हैं। क्योंकि देखें यहाँ पे मैग्नीशियम एटम इज़ ट्वाइस हैवियर, तो हम पहले मैग्नीशियम एटम का देखेंगे कि वो कितना है, फिर हम कार्बन एटम को देखेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 1 मोल जो होता है ना वो 24 होता है मैग्नीशियम का। तो 24 जब हमारे पास है इसका 1 मोल में, तो इसका मतलब है कि जब 1 मोल की हम बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में आ जाता है कि एवोगाड्रोस नंबर हैं इसमें, तब इतने एटम्स हैं। तो कार्बन की बात करेंगे तो उसका भी 1 मोल लेंगे तो उसमें भी नंबर सेम ही होता है इसमें, तो इतने नंबर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल है मैग्नीशियम का एटम का तो उसमें इतने ग्राम्स हैं, ऐसे ही 24 ग्राम। तो अगर 1 मैग्नीशियम एटम की सिर्फ बात करें, ये तो इतने ज़्यादा एवोगाड्रोस नंबर की बात की हुई है ना कि इतने 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मैग्नीशियम एटम हों तो इतना उसका मैस होगा। लेकिन अगर हम लोग ने 1 मैग्नीशियम की बात करनी, जैसे क्वेश्चन में हमारे पास 1 मैग्नीशियम एटम की बात हुई हुई है, ठीक है, इस एक सिंगल की बात की हुई है, तो 1 मैग्नीशियम की बात करेंगे तो यहाँ पे 6.02 जो है वो यहाँ पे आकर डिवाइड हो जाएगा, ये देखें इस तरह 24 पे। ठीक है। तो जब ये इस पे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास ये आंसर आएगा डिवाइड करके दिस वन। इसी तरह हम कार्बन की बात करते हैं कि कार्बन के देखें जो 1 मोल होता है ना इसका, उसका इतना मैस होता है 12 ग्राम। तो 1 कार्बन की बात करेंगे तो सिंपल जो यहाँ पे ये वाली चीज़ है वो इस, तो जब ये डिवाइड होगा तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। अब हमारे पास 2 आंसर्स हैं, एक तो हमारे पास ये वाला आंसर है ये मैग्नीशियम का, और दूसरा हमारे पास ये आंसर है ये कार्बन का। तो दोनों को हम लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करना है। सो वी विल राइट कि बाय कंपेयरिंग बोथ मैसेज, तो मैग्नीशियम रेशो कार्बन, तो मैग्नीशियम का जो आंसर आया था ये ऊपर वाला आया था, कार्बन का ये वाला आया था। तो अब इसको हम सिंपल रेशो में करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा कटिंग और 1 आएगा, इसको करेंगे तो 2 आएगा।
तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम जो है वो 2 आंसर दे रहा है, कार्बन 1। तो हैंस प्रूव डैट कि मैग्नीशियम जो होता है वो ट्वाइस हैवियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन। 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज एंड 342 ग्राम ऑफ सुक्रोज हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन देम। अब इसमें देखें, पहले क्वेश्चन से थोड़ा सा समझ लें। फिर ग्लूकोज जो है वो 180 की बात करें, सुक्रोज जो है वो 342 ग्राम की बात करें। कहते हैं इन दोनों के जो इतना ग्राम ग्लूकोज ले लें, इतने ग्राम 342 जो है सुक्रोज ले लें, तो दोनों में जो नंबर ऑफ़ मालिक्यूल्स होंगे ना वो क्या होंगे, सेम होंगे। नंबर ऑफ़ मालिक्यूल सेम होंगे, लेकिन जो इनका नंबर ऑफ़ एटम्स है ना, एटम्स वाला, वो हमारे पास क्या होगा, वो डिफरेंट होंगे। तो इस चीज़ को हमने जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये मोलर मैस है। मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज का, तो इसका मतलब ये 1 मोल है। हम ग्लूकोज को भी 1 मोल ले रहे हैं, हम सुक्रोज को भी 1 मोल ले रहे हैं। जब ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, तो हमें पता है कि जो मोल होता है उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो होते हैं वो सेम ही रहते हैं मोल्स में। 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23, ये सेम इतने पार्टिकल। तो जब हम दोनों 1 मोल ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन दोनों में क्या होगा, सेम पार्टिकल्स होंगे। ये भी 1 है, इसमें भी ये इतने पार्टिकल्स होंगे, ये भी 1 है, इसमें भी इतने पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, तो एक चीज़ तो क्लियर हुई कि हमारे पास इसमें सेम नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं। 1 वर्ड आंसर ये, क्योंकि दोनों मोल्स हैं, 1 मोल है। नेक्स्ट पार्ट है कि डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं, तो नंबर ऑफ़ एटम्स तो डिफरेंट होंगे। अब इसका फॉर्मूला देख लें। देखिए, पहले उसको मैं समराइज़ कर दूँ जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए मोलर मास इसका कितना है, 180, ये क्वेश्चन में आपको दिया गया। मोलर मास सुक्रोज का कितना है, 342, ये भी क्वेश्चन में दिया गया। कहते हैं दीज आर मॉलिक्यूलर स्पीशीज, देयर 1 मोल कंटेन्स सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये एक क्वेश्चन में उन्होंने स्पेसिफिकली पहले लिखा हुआ है कि वाई, ये सारा लिख के ना, एक दफ़ा पास पेपर इस तरह आया पास पेपर में क्वेश्चन कि वाई लिख के फिर ये क्वेश्चन सारा लिखा हुआ है। तो उसका आंसर जो बेसिकली मेन जो आपने हाईलाइट करना है ना, वो आपने ये बताना है कि दीज आर मॉलिक्यूलर स्पीशीज, देयरफॉर 1 मोल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दैट इज अवगाट्रोस नंबर। अब इसको आगे एक्सप्लेन कर देते हैं कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैं वो 1 मोल के इक्वल होते हैं, उसमें इतने मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि 1 मोल जो है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, ये 1 मोल, इसमें इतने होंगे। अब 342 ये भी तो 1 मोल है, इसमें भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। तो 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स। अगर हम एटम्स की बात करते हैं तो वो डिफरेंट होते हैं 1 मोल ऑफ सुक्रोज से। सो अब इसके एटम्स को देखें तो जो 1 मोल ऑफ ईच मॉलिक्यूल कंटेन्स डिफरेंट नंबर ऑफ़ एटम्स इन दैम। जैसे कि ग्लूकोज की बात की हुई है, ग्लूकोज में 24 होते हैं एटम्स टोटल, और सुक्रोज में 45 होते हैं। ये एटम्स आपको कहाँ से पता चलेंगे, ये जो इनका फॉर्मूला लिखा है इसको ऐड करें। जैसे ये देखें ग्लूकोज का लिखा हुआ है ना, तो इसमें 6 कार्बन है, 12 का हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब है टोटल हमारे पास कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो 6 12 6 जो होता है वो टोटल कितना होता है, 24। तो हमने अभी देखा 24 है। सेम सुक्रोज के मोलर मास के साथ करेंगे, उसको भी आप लोगों ने ऐसे ही करना है कि 12, देखिए 12 कार्बन है, 22 ये है, प्लस 22 प्लस 11, इन सबको ऐड करेंगे। का सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1 मॉलिक्यूल होगा ना, 1 मॉलिक्यूल, तो उसमें कितने पार्टिकल्स हैं, अभी हम लोगों ने देखे 24। ठीक है, तो अगर हमारे पास 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यकीनन इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 मल्टीप्लाई बाई 24, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखें सेम ऐसे ही हुआ हुआ है। सिमिलरली आपने दोनों के साथ सेम ही केस करना है। तो जो दूसरे वाला सुक्रोज का केस है उसमें 1 मॉलिक्यूल में हमने अभी देखा 45 एटम्स होते हैं। तो अगर 1 मोल है या एवोगाड्रोस नंबर देख लें तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतने होंगे। सिंपल, ये हो गया हमारे पास, आज फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स में आफ्टर अ डे अपलोड कर दूँगी 1 बाय 1 करके। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अच्छी सी तैयारी करें, लास्ट कुछ डेज़ रह गए आप लोग के पेपर्स के। मे गॉड ब्लेस यू।